चलिए सीधे चलते हैं हिंदी साहित्य की एक ऐसी कहानी की तरफ जिसका नाम शायद सभी ने सुना ही होगा, दो बैलों की कथा। पर सच बताऊं, ये कहानी सिर्फ दो जानवरों के बारे में बिल्कुल नहीं है। इसके भीतर आज़ादी, शोषण और संघर्ष का एक इतना गहरा संदेश छुपा है जो आज भी उतना ही सच है। तो आइए इस कथा की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी कहानी पूरे समाज का आईना बन सकती है। राल्फ वॉक्स का एक बड़ा ही मशहूर कथन है कि अच्छा गद्य लिखने की कला असल में चीज़ों को उनके सही नाम से पुकारने की कला है। और ये बात इस चर्चा के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि जब कोई महान लेखक सामाजिक और राजनैतिक सच्चाइयों से पर्दा उठाता है तो वो गोलमोल बातें नहीं करता, वो चीज़ों को उनके सही रूप में पेश करता है, एकदम बेबाकी से। और जब ऐसी बेबाकी की बात हो रही हो तो मुंशी प्रेमचंद जी का नाम सबसे ऊपर आता है। ये एक ऐसे साहित्यिक दिग्गज थे जिनकी सहानुभूति सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने पशु पक्षियों के दर्द को भी उतनी ही आत्मीयता से महसूस किया। उनकी सादगी ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। वो हाशिए पर खड़े लोगों की, शोषित वर्ग की एक ऐसी आवाज़ बने जिसने आगे चलकर साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का एक ज़बरदस्त हथियार बना दिया। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात गौर करने वाली है। प्रेमचंद जी सिर्फ आम मनोरंजन वाली कहानियां नहीं लिख रहे थे। 1880 में लम्हे गांव में जन्मे धनपत राय ने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए अपनी अच्छी खासी सरकारी नौकरी तक छोड़ दी थी। इस दृढ़ निश्चय ने उनकी हर रचना में एक राजनैतिक आग भर दी। चाहे गोदान हो, सेवा सदन हो या मानसरोवर, उन्होंने किसानों, दलितों और महिलाओं के संघर्ष को कहानियों के जरिए समाज के सामने लाकर खड़ा कर दिया। खैर, कहानी के मुख्य किरदारों से मिलने से ठीक पहले प्रेमचंद जी एक बड़ा ही रोचक और दार्शनिक मुद्दा उठाते हैं, गधे का। हाँ, गधे का। देखिए, गधा एक ऐसा प्राणी है जिसमें अनंत सहनशीलता है। क्रोध तो जैसे उसमें होता ही नहीं। पर विडंबना देखिए, समाज इसी चीज को उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मान लेता है। दुख, सुख, हानि, लाभ, हर स्थिति में वो एक जैसा रहता है। एक तरह से ऋषियों मुनियों वाले सारे गुण उसमें भरपूर हैं, पर फिर भी दुनिया उसकी शांति का अनादर ही करती है। दरअसल इस गधे के रूप में एक बहुत ही गहरी राजनीतिक सच्चाई छिपी हुई है। प्रेमचंद इस चुपचाप सहने वाले गधी की तुलना उन भारतीयों से करते हैं जो उस दौर में अफ्रीका और अमेरिका में दुर्व्यवहार झेल रहे थे। वो लोग शराब नहीं पीते थे, जी तोड़ मेहनत करते थे, किसी से उलझते नहीं थे, मतलब हर अपमान बिना जवाब दिए चुपचाप सह लेते थे। लेकिन नतीजा क्या निकला? उन्हें जीवन के आदर्शों को नीचा गिराने वाला कहकर बदनाम कर दिया गया। उनकी शांति ही उनके शोषण की सबसे बड़ी वजह बन गई। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल। अगर हद से ज्यादा सहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ शोषण को न्योता देना है, तो क्या ईंट का जवाब पत्थर से देने का वक्त आ गया था? कहानी में ही जिक्र है कि कैसे जापान ने जब हथियार उठाए और पलटवार किया तो उसे दुनिया की सभ्य जातियों में गिनना शुरू कर दिया गया। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि आज़ादी के संघर्ष में चुपचाप सहते रहना ही हमेशा सही दिशा नहीं होती। चलिए अब विरोध के इन दो तरह के तरीकों पर गौर करते हैं। सहने और विरोध करने के इस पैमाने पर गधे से ठीक एक कदम ऊपर आता है उसका छोटा भाई यानी बैल। जहां गधा चुपचाप सब कुछ सहता है और हमेशा उदास रहता है, वहीं बैल में थोड़ी अड़ियाल शक्ति होती है। उसमें पलटकर विरोध करने की क्षमता होती है। वो कभी कभी मार भी देता है, असंतोष प्रकट करता है। बैल का ये गुस्सा असल में शोषण के खिलाफ विरोध दर्ज करने का एक बहुत जरूरी कदम प्रतीत होता है। और यहीं प्रवेश होता है हमारे दो नायकों का, हीरा और मोती। ये दोनों पछाई जाति के बहुत ही शानदार और मेहनती बैल हैं, एकदम चौड़े और काम में बिल्कुल चौकस। पर इनकी सबसे खास बात उनका रूप नहीं, बल्कि उनके बीच की आत्मीयता है। ये दोनों ही इस पूरी कहानी की धड़कन हैं, और इन्हीं के माध्यम से हम स्वतंत्रता और भाईचारे की एक अनोखी दास्तान सुनने वाले हैं। इनके भाईचारे की गहराई इतनी खूबसूरत है कि क्या बताएं। इनके बीच एक अजीब सी मूक भाषा थी। बिना एक शब्द बोले ये एक दूसरे के मन की बात आसानी से समझ लेते थे। एक दूसरे को चाटकर, सूंघकर अपना प्यार जताते, और हाँ, दोस्तों की तरह आपस में सींग लड़ाकर खेलते भी थे, बिना किसी दुश्मनी के। पर सबसे ज्यादा दिल छू लेने वाली बात ये थी कि जब दोनों एक साथ हल या गाड़ी खींचते तो हर एक की यही कोशिश होती थी कि ज्यादा वजन उसकी अपनी गर्दन पर रहे। ये सच्ची सहानुभूति का एक जबरदस्त उदाहरण है। पर कहानी में मोड़ तब आता है जब इनका मालिक झुरी इन्हें अचानक अपने ससुराल भेज देता है। अब इन बेचारे वफादार प्राणियों को लगता है कि उन्हें बेच दिया गया है।
उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनका अपना मालिक उन्हें ऐसे कैसे निकाल सकता है। इस विश्वासघात से उनका दिल पूरी तरह टूट जाता है। जब झुरी का साला गया इन्हें हांकर नए गांव ले जा रहा होता है तो ये आगे पीछे पूरा जोर लगाते हैं, क्योंकि वो उस अनजान जगह पर जाना ही नहीं चाहते थे। नए घर पहुंचते ही इस नई और जुल्म भरी स्थिति के खिलाफ विरोध की आग भड़क उठी। उन्होंने तय कर लिया कि नई जगह पर दाना पानी तक नहीं छुएंगे। फिर जब रात का घंघोर सन्नाटा छाया, तब उन्होंने अपनी उसी मूक भाषा में एक गुप्त समझौता किया। एक दूसरे को कनाशियों से देखा और जैसे उनमें दुगनी ताकत आ गई, उन्होंने जोर लगाया और अपनी उन मोटी मोटी रस्सियों को एक ही झटके में तोड़कर वहां से भाग निकले, सीधे कीचड़ में सनी हालत में अपने सच्चे घर की तरफ। और उनके वापस लौटने का वो दृश्य, उसकी तो बात ही अलग थी। सुबह जब झूरी की आंख खुली और उसने अपने दोनों प्यारे बैलों को वापस अपनी चरनी पर देखा तो वो रो पड़ा। उसने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। ये उनकी आज़ादी की पहली सबसे प्यारी जीत थी। गांव के बच्चे भी खुशी से तालियां बजाने लगे। उन्होंने इन पशु वीरों के स्वागत के लिए अपने घरों से रोटियां, गुड़ और चोकर लाकर सामने रख दिया। पूरे दिल वाले गांव वालों ने उनके इस छोटे से विद्रोह का दिल खोलकर जश्न मनाया। लेकिन अफसोस, ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। यहां आके हमें दो बिल्कुल विपरीत नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ है झूरी, जिसका प्यार इनके लिए पूरी तरह से शर्त रहित है। वो इनमें सिर्फ मजदूर नहीं देखता, उसे लगता है कि इन्हें वहां ठीक से खाना नहीं मिला होगा, इसलिए भाग आए। और ठीक इसके उलट झूरी की पत्नी का रवैया एकदम व्यावसायिक और कठोर है। वो सिर्फ काम से काम रखती है। उसने तुरंत बैलों को नमक हराम और कामचोर का ठप्पा लगा दिया। उसके हिसाब से तो जानवरों के साथ सिर्फ सख्ती और मजदूरी का ही रिश्ता होना चाहिए। झूरी की पत्नी की इस कठोरता ने हालत को बिल्कुल बदल कर रख दिया। उसका गुस्सा देखिए। उसने आदेश दिया कि ये दोनों नामक हराम हैं जो भाग आए। अब इन्हें खाली और चोकर बिल्कुल नहीं मिलेगा, सिर्फ सूखा भूसा दिया जाएगा, चाहे वो खाएं या मर जाएं। ये बात वाकई हैरान करने वाली है कि कैसे इस एक फैसले ने उनकी नई नई मिली आज़ादी को तुरंत एक बहुत ही कड़ी सजा में तब्दील कर दिया। स्वतंत्रता की आवाज़ उठाने की उन्हें एक भयानक कीमत चुकानी पड़ रही थी। तो दोस्तों, कहानी के इस मोड़ पर आकर एक बहुत ही बेचैन कर देने वाला सवाल सामने आता है। क्या सच्ची आज़ादी हासिल करने का सच में एक ही रास्ता है कि गुलामी और आराम की आदत छोड़कर भूखमरी और कष्ट का सामना किया जाए? प्रेमचंद जी ने लगातार ये साबित किया है कि आज़ादी कभी भी थाली में सजाकर नहीं मिलती, उसके लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। मूक गधा बनकर चुपचाप सब सहते रहना आसान जरूर है, लेकिन हीरा और मोती की तरह खड़े होकर विरोध करने की एक कड़वी पर बेहद जरूरी कीमत होती है। तो जरूर सोचिए, क्या सच्ची आज़ादी का कोई और सस्ता मोल हो सकता है? इसी विचार के साथ हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आशा है इस कहानी के गहरे संदेश ने एक नई रोशनी जरूर दी होगी।